हेलो फ्रेंड्स, क्या आप कूल्हे के जोड़ के दर्द से परेशान हैं और आपको डॉक्टर ने हिप रिप्लेसमेंट की सलाह दी है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आकाश अग्रवाल, मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपी सर्जन। आज आपको बताना चाहूँगा कि हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत किन किन मरीज़ों में होती है, एवियन हिप क्या होता है और किन किन मरीज़ों के अंदर इसे दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। इस बारे में आज अपन बात करेंगे। एवियन हिप, एवेस्कुलर नेक्रोसिस हिप जो है वो कूल्हे के जोड़ का जो सूखना है, उसके अंदर ब्लड की सप्लाई के बंद होने की वजह से कूल्हे के जोड़ का गल जाना, उसे ही अपन एवियन हिप बोलते हैं। ये किन लोगों में होता है? ये सामान्यतः यंग जो मेल, जो 30 से 35 साल के यंग मेल पेशेंट होते हैं उनमें होता है। सामान्यतः यह बीमारी बाइलेटरल, कूल्हे के दोनों जोड़ों में एक साथ होने की संभावना इसमें अधिक रहती है। को एवियन हिप के क्या कारण होते हैं? एवियन हिप के जो कारण हैं वो सामान्यतः दो ग्रुप में बांटे गए हैं। पहला जो है वो है फ्रैक्चर की स्थिति में या कूल्हे के जोड़ में चोट लग जाने की वजह से, या हिप डिसलोकेशन, जिसे एंटीरियर और पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन की स्थिति के अंदर जो कूल्हे का जोड़ है उसमें खून का प्रवाह बंद हो जाता है और बंद होने से उसके अंदर कूल्हे का जो जोड़ है वो गलना या सूखना शुरू हो जाता है। ये एक कारण है। दूसरा जो मेन कारण है वो है अल्कोहल और स्टेरॉयड इंटेक की वजह से। क्रोनिक अल्कोहल जो पेशेंट 7 से 8 साल से इंटेक कर रहे हैं उनके अंदर भी जो कूल्हे का जोड़ है उसके अंदर खून का प्रवाह बंद हो जाता है ड्यू टू द लिपिड मेटाबॉलिज्म के चेंज होने की वजह से। दूसरा स्टेरॉयड इंटेक। आजकल जो यंगस्टर्स हैं जिम में जा रहे हैं, जिम में जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में स्टेरॉयड का इंटेक करते हैं, या फिर जिनके अंदर लंबे समय से स्किन की बीमारियां चल रही हैं उनके अंदर स्टेरॉयड का इंटेक हो रहा है, या पेशेंट के अंदर अस्थमा या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या सांस लेने की समस्या की बीमारी के अंदर लंबे समय से स्टेरॉयड चल रहा है, या फिर आफ्टर कोविड, कोरोना के बाद में कई पेशेंट्स के अंदर लंबे समय तक अपने स्टेरॉयड के इंजेक्शन चले थे, उन पेशेंट के अंदर भी एवियन की एवेस्कुलर नेक्रोसिस हिप की समस्या सामने आ रही है। अब बात आती है कि इस बीमारी से किस तरीके से बचा जा सकता है। क्या एवियन हिप के अंदर सारे मरीजों के अंदर हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है या फिर इसको दवाइयों से भी ठीक किया जा सकता है? इसके लिए जो एवियन हिप है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस हिप है, जो कूल्हे का जोड़ है, इस कूल्हे के जोड़ के अंदर एक स्टेजिंग दी गई है। इस स्टेजिंग के अंदर टोटल 4 स्टेज हैं। इसमें जो स्टेजिंग दी गई है वो फिकेट आर्लेट स्टेजिंग मेनली दी गई है, जिसके अंदर 0 से 4 4 ग्रेड अपन को दी गई हैं। किस स्टेज तक ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, किस स्टेज तक दवाई की ज़रूरत हो सकती है और किस स्टेज के अंदर हिप रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होती है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए जो 2 जाँचें कराई गई हैं, मेन जो 2 जाँचें होती हैं वो पहली एक्सरे और दूसरी MRI हिप, ये इसमें जांचें कराई जाती हैं। तो स्टेज 0 होती है। स्टेज 0 के अंदर एक्सरे और MRI दोनों ही नॉर्मल होते हैं, बट पेशेंट को पेन का आभास होना शुरू हो जाता है। स्टेज 1 के अंदर एक्सरे तो नॉर्मल होता है बट MRI के अंदर चेंजेस शुरू होते हैं और पेशेंट को पेन कंटिन्यू रहता है। स्टेज 2 के अंदर भी सेम, MRI के अंदर चेंजेस बढ़ जाते हैं, एक्सरे के अंदर थोड़ा हाईली स्क्लेरोसिस होना स्टार्ट होता है, बट जो गोले की शेप है, जो कूल्हे का जोड़ है, उसकी शेप मेंटेन रहती है। स्टेज 2 बोलते हैं, सिर्फ इसी स्टेज तक है जिसके अंदर अपन दवाइयों से, कोर डिकम्प्रेशन से या स्टेम सेल थेरेपी से इनसे गोले को बचाया जा सकता है। जैसे ही पेशेंट के अंदर स्टेज 3, एवियन स्टेज 3 में लैंड होता है, वहाँ पे जो कूल्हे का जोड़ है, वो गोला है, वो सूखना शुरू हो जाता है, वो गलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो कोलैप्स कर जाता है। एक बार जब गोला कोलैप्स कर गया तो उसके बाद में इसको वापस रिस्टोर करना नियर टू इम्पॉसिबल होता है। स्टेज 3 के अंदर पेशेंट के अंदर केवल जो फीमोरल हेड है वो सूखना शुरू होता है, और स्टेज 4 के अंदर एस्टेबुलम और फीमोरल हेड दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। स्टेज 4 और स्टेज 3 दोनों के अंदर ही पेशेंट को हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। स्टेज 1, 2 ये दोनों ही जो स्टेजेस हैं ये दवाइयों से, कोर डिकम्प्रेशन से या स्टेम सेल थेरेपी से ठीक करने के अंदर लगभग 60 से 70% संभावना होती है कि पेशेंट इसमें ठीक हो जाए। एवियन की जो स्टेज 2 है वो स्टेज 2 आगे प्रोग्रेस ना करे, इसके लिए इसमें कोई प्रोसीजर जैसे कि कोर डिकम्प्रेशन है, कोर डिकम्प्रेशन के साथ में बोन ग्राफ्टिंग है या फिर स्टेम सेल थेरेपी है, वो कंबाइन की जा सकती है। कोर डिकम्प्रेशन के अंदर जो कूल्हे के जोड़ में छोटे छोटे छेद किए जाते हैं जिससे उसके अंदर प्रेशर कम हो जाए और ब्लड सप्लाई बढ़ने से जो कूल्हे के अंदर जो खून का सूखना है या फिर खून की सप्लाई बंद होनी है वो वापस स्टार्ट हो जाए। साथ ही कुछ दवाइयाँ जैसे बिस्फॉस्फोनेट, एलेंड्रोनेट वगैरह स्टार्ट करते हैं। पेशेंट के अंदर उस पैर पे वजन ना दें, इसकी अपन कोशिश करते हैं। इन सब चीज़ों से भी इसके अंदर खून की सप्लाई बढ़ने की संभावना रहती है।
हिप रिप्लेसमेंट की जो तकनीक है वो काफ़ी एडवांस हो चुकी है। इसके अंदर जो इम्प्लांट हैं वो यूएस एफडीए अप्रूव्ड कंपनियों के काफ़ी अच्छे इम्प्लांट आ चुके हैं, जिनकी सामान्यतः लाइफ 25 से 30 साल तक होती है। ये इम्प्लांट दो तरह के नॉर्मली आते हैं। पहला जो होता है वो मेटल ऑन पॉली, जिसके अंदर मेटल का इसके अंदर फीमोरल हेड होता है। दूसरा जो इम्प्लांट होता है जिसकी लाइफ मेटल वाले से ज़्यादा होती है, जिसे सिरेमिक ऑन पॉली सिरेमिक इम्प्लांट बोलते हैं, जिसमें फीमोरल हेड जो है कूल्हे का जो गोला है वो सिरेमिक का होता है। इसकी लाइफ मेटल वाले से ज़्यादा होती है। दोनों ही इम्प्लांट पेशेंट को 25 से 30 साल तक इसके अंदर सामान्य रूप से कार्यरत होते हैं। अब बात करते हैं हिप रिप्लेसमेंट की। हिप रिप्लेसमेंट को लेकर पेशेंट के अंदर बहुत सारी क्वेरी होती हैं। क्या हमारा नॉर्मल ही जोड़ जब नहीं चल पाया तो ये आर्टिफिशियल जोड़ है, ये कितने समय तक चलेगा? क्या इसके अंदर मैं आलती पालती मारकर बैठ पाऊंगा? मैं अपने सारे काम कर पाऊंगा? अभी मेरी शादी भी नहीं हुई तो मैं अपना वैवाहिक जीवन किस तरीके से चालू करूंगा? ये सभी पेशेंट के अंदर नॉर्मली सभी प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। इसका एक सामान्य सा इसका इलाज है। जो टोटल हिप रिप्लेसमेंट है इसे ही सबसे सफल और सबसे कारगर इलाज माना गया है। इसके बाद पेशेंट कंप्लीटली अपनी रूटीन एक्टिविटी कर सकता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकता है, सभी प्रकार का काम कर सकता है और 25 से 30 साल तक सामान्य रूप से अपना जीवन सामान्य रूप से जी सकता है। धन्यवाद।